हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी को पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसीलिए मेरे पास कोई अभी तक प्रॉब्लम रिलेटेड फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे हैं और जिनके आ रहे हैं अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। आज हम एक स्पेशल कंडीशन लेंगे। एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर का ही नाम है और इम्पोर्टेंट है, कैंसर से भी जुड़ा हुआ है और इसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। जी हाँ, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियो ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा means tumor formation in the pheochromocyte of the adrenal gland। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पाए जाने वाली फियोक्रोमोसाइट नाम की सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाना, मीन्स एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पाई जाने वाली सेल, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, फियोक्रोमोसाइट। और ये स्पेशली ये सेल्स कहाँ पे पाई जाती है? ये सेल्स स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट में पाई जाती है। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। किडनी से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब ये रह गई एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का ये रेड कलर का पोर्शन है आउटर साइड, मिडिल पोर्शन है जिसको हम मेड्यूला कहते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब मेड्यूला के अंदर स्पेशल जो सेल्स रहती है जिनको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइट, इन सेल्स को क्या कहते हैं? फियोक्रोमोसाइट। फियोक्रोमोसाइट। और ये फियोक्रोमोसाइट सेल्स जो हैं ये सीक्रेट करती है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दो तरह के हार्मोन स्पेशली ये सीक्रेट करती हैं, क्लियर। और जब फियोक्रोमोसाइट का ओमा हो जाएगा, फियोक्रोमोसाइट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अब यहाँ पर जब एक्सेसिव सेल प्रोडक्शन हो जाएगा, एबनॉर्मल सेल्स भी बन जाएंगी, ये सेल अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। और ये सेल अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगी तो यहाँ पे दो तरह के जो हार्मोन है इनका लार्ज अमाउंट में सिक्रीशन जो एबनॉर्मल कंडीशन है, और यही सारी कंडीशन एक साथ सिंगल वर्ड में क्या कही जाएगी? फियोक्रोमोसाइटोमा। कॉर्टेक्स के अंदर जो मैंने हार्मोन्स बताए थे, ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर के अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स मैंने बताए थे कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन। इनका यदि एनलार्ज या एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो ये कुशिंग सिंड्रोम बनाता है, कुशिंग डिजीज बनाता है। लेकिन मेड्यूला के अंदर जो हार्मोन है उनको सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल रहती है फियोक्रोमोसाइट, और फियोक्रोमोसाइट जब एनलार्ज हो जाएंगी, ट्यूमर सफर्ड हो जाएंगी, तो ये अपने दो हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ा देती हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, क्लियर। अब ये जो दो हार्मोन हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, इन्हीं हार्मोन्स का दूसरा नाम है एड्रिनलिन हार्मोन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, क्लियर। एड्रिनलिन हार्मोन एंड नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। अब इनका फंक्शन क्या है? तो इनके ट्यूमर से इनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा और इनका फंक्शन भी अल्टर्ड हो जाएगा। तो फंक्शन क्या क्या डिस्टर्ब होंगे? फंक्शन इनके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये पहला तो कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, कार्डियक फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन चीज़ों को ये रेगुलेट करते हैं। हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। दूसरा, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और तीसरा जो है ये क्या करते हैं? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी के अंडर में हार्ट भी काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर तीन जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्टर्बेंसेस आएगा और उस कारण से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको क्लिनिकल फीचर्स के रूप में देखने को मिलेंगे। तीन जो बड़े फंक्शन इसके अंदर डिस्टर्ब होते हैं वो है, पहला हार्ट फेलियर, हार्ट या अपन कह सकते हैं हार्ट रेट अफेक्टेड होती है। सेकंड, इसके अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन अल्टर्ड हो सकते हैं। और तीसरा है ब्लड प्रेशर।
अब ये कैसे काम करता है? तो सीधी सी बात है कि एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन ये क्या करते हैं, बीटा एड्रिनलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बीटा एड्रिनल रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, बीटा 1 एड्रिनलिन रिसेप्टर, बीटा 2 एड्रिनलिन रिसेप्टर, इनको स्टिमुलेट करते हैं और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और ब्लड वेसल के प्रेशर और मसल के कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन, वाइटल ऑर्गन्स को ये कंट्रोल में करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या देख रहे हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा इज द ट्यूमर लाइक कंडीशन। और ट्यूमर लाइक कंडीशन के अंदर स्पेशली फियोक्रोमोसाइट सेल्स के अंदर बिनाइन टाइप का ट्यूमर होता है। और ये बिनाइन टाइप का ट्यूमर होने के कारण से सेल का एक्सेसिव ग्रोथ होती है और उस कारण से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन लेवल का बढ़ना, और उस कारण से ये जो रिसेप्टर्स हैं ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है और ये फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो जाते हैं। ये फंक्शन अपनी एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। अब क्या क्या एबनॉर्मलिटी शो करते हैं ये अपन क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे। क्लियर? तो ये तो था एक तरह से कॉन्सेप्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द फियोक्रोमोसाइटोमा। हम फियोक्रोमोसाइटोमा को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है कि इंट्रोड्यूस या राइट द इंट्रोडक्शन या डिस्क्राइब अबाउट द फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और इसका आंसर क्या रहेगा? पहला पॉइंट, आंसर के अंदर पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि फियोक्रोमोसाइटोमा इज द रेयर ट्यूमर। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये एक तरह से ट्यूमर ही है। ठीक है, मेड्यूला ग्लैंड जो है, एड्रिनल मेड्यूला जो है, उसका ये क्या एक तरह से ट्यूमर ही है। लेकिन कैंसर जो है वो दो तरह का रहता है। एक तो ट्यूमर रहता है जो कि बिनाइन रूप में रहता है, बिनाइन रूप में रहता है, और एक रहता है कैंसर, ठीक है, जो स्प्रेड मेटास्टेटिक मैलिग्नेंट रूप में रहता है। तो ये जो बिनाइन टाइप का है, जो नहीं फैलने वाला है, उसको अपन कहते हैं बिनाइन, और ये ट्यूमर है। ठीक है, और यदि फैलता है, मैलिग्नेंट होता है, मेटास्टेसिस होता है, तो वो कहलाएगा मैलिग्नेंट या कैंसर कंडीशन। ठीक है, उसको हम कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट आपको यही बताना चाहूँगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ रेयर ट्यूमर। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, रेयर ट्यूमर, लेकिन डिजीज इंपॉर्टेंट है। रेयर ट्यूमर, ठीक है, ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इट रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट मिलता है? इट रिजल्ट्स इन रिलीज टू मच, बहुत सारा, टू मच। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू मच सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का बढ़ जाना। सेकेंड पॉइंट हो गया। इंट्रोडक्शन हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, विच अफेक्ट्स द फंक्शन द हार्ट रेट। ये बॉडी के हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म, क्लियर। और तीसरा ये अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अफेक्ट तो कई सारी चीज़ों को करता है, लेकिन स्पेशली स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर 1 बाय 1 फीचर डेवलप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा जो है स्टार्टिंग यहाँ से होता है, लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं वाइटल ऑर्गन को। और वाइटल ऑर्गन के अंदर स्पेशली हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, CNS हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, इस तरह से हो गया। यदि ये डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो इसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो हम ये लिख सकते हैं कि
फियोक्रोमोसाइटोमा इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इफ इग्नोर्ड और अनट्रीटेड। यदि हम इसे इग्नोर करें या ट्रीटमेंट नहीं दें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ये पॉइंट आपको नोट्स में मिलेगा। नेक्स्ट है कि फियोक्रोमोसाइटोमा कैन डेवलप एट एनी एज। ये किसी भी एज पे हो सकता है, एट एनी एज, ठीक है। ये किसी को भी सरप्राइज दे सकता है, बच्चे को भी, एजेड को भी। क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे कि मोस्ट कॉमनली जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये है नॉन कैंसरस। मोस्ट कॉमन फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो कैसी रहती है? मोस्ट कॉमन फियोक्रोमोसाइटोमा इज नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस मतलब नहीं फैलने वाला कैंसर, मतलब कि बिनाइन कैंसर, बिनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसरस, ठीक है। मेनली इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता रहता है, वहीं पे वो डेवलप होती रहती है, मेडुला एरिया में ही रहती हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू अदर ऑर्गन्स में नहीं फैलती है, ठीक है। इसलिए इसके नॉन कैंसरस, मोस्ट कॉमन तो नॉन कैंसरस टाइप का ही रहता है, लेकिन उसमें से भी कुछ रेयर केसेस ऐसे रहते हैं जो कैंसरस रूप में रहते हैं, जो पहले मेडुला से स्टार्ट होकर कॉर्टेक्स में भी जा सकते हैं और सराउंडिंग फैट सेल्स में जा सकते हैं, उसके बाद लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकते हैं, और फिर एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं, पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स हैं, रिनल रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं, उनमें भी स्प्रेड हो सकते हैं। वो कंडीशन कहलाएगी कैंसरस। लेकिन ये कंडीशन कहलाएगी, स्पेशली जो अधिकतर केसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? नॉन कैंसरस रहते हैं। इसके बाद नॉन कैंसरस को आप बिनाइन लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है। बिनाइन, BNIGN, बिनाइन ट्यूमर, नहीं फैलने वाला ट्यूमर, कम लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बता दूं कि इसके अंदर ये यूनिलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल मतलब कि एक तरफ की एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है, या बाइलेटरल भी हो सकता है। बाइलेटरल डिपेंड करता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है पेशेंट के साथ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में याद रखने होंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। डेफिनेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंदर आप कैसे लिख सकते हो? तो आपको क्या लिखना है कि फियोक्रोमोसाइटोमा इज, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा इज द ट्यूमर फॉर्मेशन इन एड्रिनल in the for tumor formation in pheochromocyte sites which are the cell of adrenal medulla, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं, एड्रिला ग्लैंड का मेडुला, एड्रिनल मेडुला का क्या है? ये ट्यूमर है। एंड characterized by increased level of epinephrine and norepinephrine। क्लियर? तो इस तरह से क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम लेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, इटियोलॉजी, कॉजेज। तो फियोक्रोमोसाइटोमा क्यों हो जाता है, ठीक है, इटियोलॉजी। तो क्या होता है कि यूजुअली जो फियोक्रोमोसाइटोमा है वो फैमिली हिस्ट्री से होता है। यूजुअली क्या होता है? ये फैमिली हिस्ट्री से, क्योंकि ट्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम में फैमिली हिस्ट्री, ये जेनेटिकली है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज इट इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर, हेरिडिटरी। यदि पेरेंट्स का जीन म्यूटेटेड है तो बेबी के अंदर, मेडुला का अंदर जो सेल्स है उसमें भी जीन म्यूटेट हो सकता है, ट्यूमर बना सकता है। और स्पेशली इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर सच एज
हेरिडिटरी डिसऑर्डर का एक एग्जांपल दे रहा हूं, वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज। ठीक है, वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज। लिंडाउ डिजीज, अब ये क्या है? तो इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज़ ये एक तरह से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, और स्पेशली ये क्या जो मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है उसके सेल के अंदर ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये कुछ नया नहीं है, इसके जैसी बहुत सारी, ये अकेला ही ऐसा नहीं है, इसके जैसी बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोब्लास्ट है ना, उस तरह से डिजीज कंडीशन है। पर आपको एग्जाम्पल के लिए एक याद रखना है, ये एक तरह से जेनेटिक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेड्यूला के अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम लेंगे रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि ये एक तरह से ये तो क्या है, कैंसर है, तो कैंसर के तो रिस्क फैक्टर होते हैं, लाइफ स्टाइल होती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डोपामिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, दोज पेशेंट हु आर टेकिंग मोर डोपामिन एंटागोनिस्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनके जो डोपामिन एंटागोनिस्ट लेते हैं वो फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है। इसके बाद सेकेंड टाइप है कोल्ड मेडिकेशन। ठीक है, कोल्ड मेडिकेशन, तो इस तरह की में ज़्यादा रिस्क रहती है। थर्ड है रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीन्स कि पहले किसी पेशेंट को ट्यूमर वगैरह हुए हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड उन्होंने स्टडी करी है, तो उनको भी रिस्क ज़्यादा रहती है कि मेड्यूला के अंदर भी ट्यूमर हो जाए। नेक्स्ट है कुछ ड्रग जैसे कि केटाकोलामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, केटाकोलामिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या रहते हैं, ज़्यादा रिस्क देते हैं किसके लिए, कि मेड्यूला के अंदर क्या हो जाए, फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाए। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम लेंगे क्लिनिकल फीचर।